आदि टीवी पर मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे कोहरे, सर्द हवाओं का सितम। इस साल ठंड का कहर कुछ ज्यादा ही है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ठंड असहनीय होती जा रही है। बिगड़ते पर्यावरण के बिगड़ने कारण जो है मौसम का जो संतुलन है वो बिगड़ गया है और अब मौसम ज्यादा असहनीय होने लगा है। ठंड और कोहरे के असर से आलू और सरसों की फसलों पर खतरा मंडराने लगा है। उधर ठंड बढ़ने के साथ ही हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। बड़ी संख्या में ऐसे मरीज बेचैनी और उलझन जैसी समस्याओं के साथ अस्पताल पहुंच रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ी जरूरत है ठंड से बचने की और सुरक्षित रहने की। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ठंड के मिजाज कैसे हैं ये जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ठंड का कहर है। हिमालय में बर्फबारी होने और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एक्टिविटी ने मध्य प्रदेश में सर्दी बढ़ा दी है। उमरिया में पारा 3.9 डिग्री पहुंच गया है। यहाँ ओस की बूंदें भी जमी नजर आई। प्रदेश के बहुत से हिस्से में कोहरा भी है, जिससे ट्रेनें लेट हो रही हैं। सतना, दतिया, गुना, रीवा, ग्वालियर, राजगढ़, खजुराहो, नौगांव और सीधी में कोहरे का असर सबसे ज्यादा देखा गया। इस वजह से दिल्ली से आने वाली 1 दर्जन ट्रेनें लेट हैं। इंदौर, रायसेन, ग्वालियर, मऊगंज, धार और नर्मदापुरम के स्कूलों की छुट्टी है। मौसम विभाग ने भोपाल, सीहोर, राजगढ़ और शाहजहांपुर में कोल्ड वेव चलने का अलर्ट जारी किया है। इससे पहले भी शाहजहांपुर, शहडोल, सिवनी, मंदसौर और सीहोर में शीतलहर का प्रभाव रहा। वहीं भोपाल, राजगढ़ में तीव्र शीतलहर चली। भोपाल, विदिशा, सीहोर, शाहजहांपुर व नरसिंहपुर में कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी रही। उधर यूपी में अब हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ने लगी है। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने ठिठुरन और गलन बढ़ा दी है। बुधवार सुबह आगरा, मुरादाबाद, अलीगढ़ समेत 35 शहरों में कोहरा छाया रहा। कुछ जगहों पर ओस की बूंदें रिमझिम बारिश की तरह महसूस हुई। सड़क, रेल और हवाई सफर बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ट्रेनें और फ्लाइट्स घंटों लेट हैं। कई जगह सड़कों पर 10 मीटर दूर भी देख पाना मुश्किल हो गया। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिन कड़ाके की ठंड पड़ेगी। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अधिकांश जिलों में रात का तापमान सामान्य से नीचे चला गया है। प्रदेश में सबसे ठंडा इलाका अंबिकापुर रहा, जहां न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 5 डिग्री कम है। मैदानी इलाकों में रायपुर सबसे ठंडा रहा, जहां रात का पारा 7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। दुर्ग में 7 डिग्री और पेंड्रा रोड में 7.2 डिग्री रहा। इस बीच मौसम विभाग ने 17 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट और 15 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। दोनों अलर्ट के साथ हेल्थ एडवाइजरी भी जारी की गई है। कड़ाके की ठंड का असर बच्चों की सेहत पर भी पड़ रहा है। निजी अस्पतालों में हाइपोथर्मिया के मामले आ रहे हैं। बच्चों का शरीर वयस्कों की तुलना में जल्दी ठंडा होता है। नवजातों की मांसपेशियां कम विकसित होती हैं, जिससे वे ठंड सहन नहीं कर पाते। पर्याप्त सावधानी नहीं बरतने पर बच्चों को NICU और SNCU में भर्ती कर इलाज करना पड़ रहा है। इमरजेंसी में 35% मरीज बढ़ गए हैं। डेस्क रिपोर्ट, भोपाल। तो सर्दी का सितम जानलेवा साबित हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी शीतलहर का कहर है। अंबिकापुर में पारा 3.8 डिग्री सेल्सियस। तो मध्य प्रदेश में भी हालात कुछ ठीक नहीं है। आइए हम जबलपुर के मौसम का मिजाज जान लेते हैं। इस वक्त कैसी ठंड पड़ रही है और दोपहर में अगर धूप निकल भी आती है तो रातें बड़ी सर्द हो जाती है। सोमनाथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भोपाल सहित तमाम आसपास के जिलों में, चाहे जबलपुर की भी मैं बात करूं, तो बहुत अच्छी ठंड पड़ रही है। लेकिन अच्छी ठंड के साथ साथ ये असहनीय पीड़ा भी दे रही है। खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को और फसलों पर भी असर डाल रही है। खासतौर पर टमाटर, मिर्च, आलू की फसलें, उनको नुकसान की जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आती है। अगर ऐसा ही सीजन रहा तो नुकसान हो सकता है, कुछ फसलें खराब भी हुई हो। क्या बताएंगे सोमनाथ, क्या जबलपुर में देख रहे हैं मौसम के साइड इफेक्ट्स? तो मुझे आवाज नहीं आई। लगातार ठंड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह की बात की जाए, सुबह भी काफी कोहरा रहता है और अभी भी हम बात कर रहे हैं तो शीतलहर का प्रकोप लगा चल रहा है। ठंडी हवाएं चल रही है। अभी कुछ राहत की बात ये है कि थोड़ा तेज धूप है, जिसकी वजह से एक सेकंड, बाकी हमारे सहयोगियों को मेरी आवाज जा रही हो तो प्लीज आप ऑन एयर है आपका ऑडियो। मुझे सोमनाथ की आवाज नहीं आ रही है।
अभी जो धूप के असर की वजह से बाजार में रौनक नजर आ रही है, बाजारों में भीड़ काफी नजर आ रही है, लेकिन रात में सन्नाटा और सुबह सन्नाटा नजर आता है। सबसे खास बात है कि स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए काफी ठंड है, क्योंकि स्कूल 2 दिन के लिए छुट्टी दी गई थी और आज से स्कूल पुनः प्रारंभ कर दिए गए हैं। तो बच्चों के लिए और छुट्टी की मांग जो उनके अभिभावक है उनके द्वारा की जा रही है। तो ठंड लगातार बढ़ रही है, गरीबों के लिए भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी अलाव की लकड़ियां हैं, कुछ जगह जा रही है, रैन बसेरा में अभी व्यापक इंतजाम जिस तरह होने चाहिए उस तरह नहीं है, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर अस्पताल की बात की जाए तो वहां भी मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ठंड की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग सावधानी बरतने के लिए लोगों को बताया जा रहा है कि अपनी सावधानी पूर्वक आप कपड़े पहने और ठंड से बचने का प्रयास करें। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बताएंगे ठंड किस तरह के, सुबह किस तरह ठंड रहती है। जी बताएं, किस तरह सुबह ठंड रहती है और क्या दिक्कतें होती है? जो रहता है तो ठंड तो बहुत ज्यादा रहती है और सवेरे तक जो कोहरे का माहौल बना रहता है वो बहुत परेशानी करता है। हमारा तो सोचना ये है, कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए कोई विशेष व्यवस्था की जाए। स्कूल का समय या तो बदला जाए या भी छुट्टियां बढ़ा दी जाए और अलाव वगैरह की व्यवस्था कर दी जाए जिससे मिल सके। और अगर देखा जाए तो अभी जो सुबह किस तरह, आज की ठंड कैसी थी? ज्यादा थी, सूरज निकला है, फिर कुछ अच्छा माहौल बना, भीड़ भाड़ दिख रही होगी। नहीं तो अगर ये माहौल अगर तो भीड़ भाड़ भी नहीं रहती, इसलिए स्कूलों का समय भी थोड़ा बदलना चाहिए। बताएं किस तरह ठंड रही है, आइए बताइए आप किस तरह ठंड लगी थी? आज सुबह कैसी ठंड थी बाबा जी? ठंड थी जरूरत से ज्यादा और अब रात मिली है 9 बजे के बाद। अलाव की लकड़ी की व्यवस्था हो रही है कहीं की नहीं हो रही है? अलाव की व्यवस्था कुछ नहीं, नगर निगम द्वारा आप लोग के लिए रैन बसेरा कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो रही। नाम तो बोल रहे हो अपना। जी देखा जाए तो लगातार जो ठंड बढ़ रही है उससे काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। उनके यही कहना है कि अभी ठंड के अगर ऐसे आसार रहे तो आगे चल के और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, मैं लौट रही हूँ आपके पास। दिव्या हमारे साथ जुड़ी हुई है राजधानी भोपाल से। मैं भोपाल की बात करूं तो काफी कोहरा भी आसपास की जगहों पर दिखाई दे रहा है। आप विजिबिलिटी लगभग ना के बराबर दिखाई दे रही है सुबह और रात के समय पर, और साथ ही साथ टेम्परेचर जिस तरीके से डाउन हो रहा है, बच्चों बुजुर्गों को तो परेशानी हो ही रही है और साथ ही अस्पतालों में मरीजों की भी संख्या बढ़ रही है। क्या बताएंगे दिव्या? जा रही है और अगर देखें तो सालों साल का इस बार रिकॉर्ड टूट गया है। और भोपाल की बात करें तो पिछले 24 घंटे में भोपाल का जो न्यूनतम तापमान है वो 3.2 डिग्री पहुंचा है। मतलब भोपाल में भी हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। और भोपाल के आसपास जिले जैसे कि सीहोर है और छिंदवाड़ा है, तो वहां की आप तस्वीरें देख रहे होंगे कि वहां सुबह ओस जम रही है। तो इतनी जो है इतनी कड़ाके की ठंड पारुल पड़ रही है। और जैसा कि हमेशा जनवरी में ठंड से थोड़ी राहत मिलने लगती थी, लेकिन आप देखेंगे कि जो सुबह की ठंड और रात की ठंड इतनी ज्यादा कपकपा देने वाली कि हाल ही में एक युवक की मौत भी हो गई जेपी अस्पताल के सामने ठंड की वजह से। और अभी भी जो मौसम विभाग का कहना है पारुल कि आने वाले दिनों में जल्द ही कोई ज्यादा जो है राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। 2-4 दिन बाद थोड़ा बहुत तापमान बढ़ सकता है, लेकिन ठंड से वैसी राहत नहीं मिलेगी जैसे पहले जनवरी से मिल जाती थी। आप देखेंगे कि कोहरा कितना ज्यादा हो रहा है कि विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है सुबह के समय में। यहाँ तक कि जो स्कूलों का समय है वो भी बढ़ा दिया गया है। और जैसा कि आपने कहा कि ये समय, ये जो ठंड पड़ रही है इसमें बच्चे और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि देखिए इतनी कपकपा देने वाली ठंड है, ऐसे में बच्चों का स्कूल जाना बड़ा मुश्किल भरा होता है। और जो बुजुर्गों की बात करें पारुल, तो जैसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो ठंड के समय होती है और उनसे बचा के रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे ब्लड क्लॉटिंग है और जो ऑर्थराइटिस है, ऐसे तमाम तरह की बीमारियां, अस्थमा की बीमारियां, उसके मरीज लगातार जो है अस्पताल पहुंच रहे हैं। ऐसे में जो प्रशासन द्वारा लगातार तैयारियां की जा रही, व्यवस्थाएं की जा रही है कि लोगों को ठंड में कोई मुश्किल ना हो। और आपने देखा कि कुछ दिन पहले ही, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री खुद रैन बसेरा पहुंचे थे और वहां की तैयारियों का, वहां पे क्या क्या जो है तैयारियां हैं,
जो बेसहारा लोग हैं उन्हें जो ठंड से बचाने के लिए उनका निरीक्षण किया। तो भोपाल में भी ठंड काफी खतरनाक है, काफी तेज ठंड पड़ रही है और आने वाले दिनों में बहुत इससे राहत मिलती हुई नहीं दिख रही। पारुल, आने वाले दिनों में राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। हालांकि आपने ये भी जिक्र किया और ये मुझे लगता है ये हम सभी महसूस कर रहे होंगे कि जिस सीज़न को जाना होता उस सीज़न में वो भारी तबाही मचा रहा होता है। फिर चाहे हम बारिश की बात करें, गर्मी भी एंड तक आते आते बहुत ज़्यादा महसूस हुई। अमूमन जब हम बोल रहे थे कि गर्मी ये जाने का सीज़न है, तो ये हम चीज़ें इसलिए भी फॉलो कर रहे हैं, वही बात आएगी पर्यावरण। हमने इतना ज़्यादा अपने पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया है कि अब हम ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ों को लेकर चर्चा करें तो आप इस हद तक स्थितियां हो गई हैं कि इसे सुधारने के लिए हम कितने ही प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। शायद यही वजह है कि आज हम ठंड को जाने के सीजन की हम बात कर रहे हैं कि जनवरी में इतनी सर्दी नहीं होती थी। मकर संक्रांति तक तो हम कहा ही जाता है कि त्योहार ऐसा होता है, इसके बाद से हम मानते हैं कि ठंड कम होने लगती है, लेकिन मुझे लगता है इस बार ऐसा नहीं होगा, जैसे कि हमने बारिश और गर्मियों में भी देखा था। एनीवेज, लौट रही हूँ आपके पास। चलिए छत्तीसगढ़ लिए चलती हूँ। छत्तीसगढ़ से हेमा मेरे सहयोगी हमें दिख रहे हैं, उसके बाद दीपक उमरिया से जुड़े हुए हैं, जया भी हमारे साथ लखनऊ से बनी हुई है। आइए रायपुर लिए चलती हूँ। छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो क्या है रायपुर और आसपास का तापमान? न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया जा रहा है हेमा, और ये भी बताया जा रहा है घना कोहरा है, ठंडी हवाएं हैं, फसलें और बाकी चीजों को लेकर भी जरा जल्दी से जानकारी दे दीजिए। हाँ जी। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बता दूं कि दो अलग अलग सिस्टम की वजह से प्रदेश का जो तापमान था उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, लेकिन अभी जनवरी के दूसरे हफ्ते में ही जो तापमान है उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। राजधानी रायपुर का जो न्यूनतम तापमान है वो बीते दिनों 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वही सबसे कम न्यूनतम तापमान छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वही अंबिकापुर का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। साथ ही साथ बता दूं कि मैनपाट में भी जो तापमान है वो 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बीते दिनों की तुलना में तापमान में अभी 3 से 5 डिग्री की जो गिरावट है वो दर्ज की गई है। इसके चलते आम जनजीवन जो है वो प्रभावित हो रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ में अभी इस समय कड़ाके की ठंड जो है वो पड़ रही है। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोहरा, ठंड के कारण सांस की तकलीफ, जुकाम, बुखार ये तो आम ही हो चला है, और उसके अलावा जो अस्थमा या फिर लंग से डिफेक्टेड पेशेंट्स हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हेल्थ एडवाइस बार बार यही दी जाती है कि आप हेल्दी डाइट लीजिए, आप कोशिश कीजिए कि अगर आप हीटर या फिर गर्म चीज़ के आसपास रह सके, सेक ले सके तो बेहतर है, वरना गर्म कपड़े तो बहुत अच्छे से पहनिए, ज़रूरत हो बहुत ज़्यादा मत जाइए कहीं बाहर। खैर लौट रही हूँ, आइए लखनऊ लिए चलते हैं आपको। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा ठंड यहाँ पर महसूस हो रही है, और जया तो आज शॉल वॉल लेकर सब आई है। जया, काफ़ी ठंड हो रही है? हाँ मैम, बहुत ज्यादा ठंड है उत्तर प्रदेश में, और खासतौर पे ऐसे 33 जिले हैं पारू जहाँ पे सबसे ज्यादा कोहरे का चपेट देखा जा रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में खासतौर पे मैं बात करूँ लखनऊ में तो फिलहाल दोपहर का समय है, और दोपहर में इसमें गुनगुनी धूप निकली है, बहुत ज्यादा कड़क धूप भी नहीं है जिससे हम लोग ठंड से बच सके। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश के जिलों का नाम अगर मैं लूँ तो लखनऊ तो पहले नंबर पे, इसके बाद कानपुर, वाराणसी, बहराइच, बाराबंकी, प्रयागराज, प्रतापगढ़ और गाजीपुर, वाराणसी, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां विजिबिलिटी की समस्या भी काफी तौर पे हो रही है। और खासतौर पे देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री लगातार जिसको लेकर समीक्षा बैठक भी किए थे, और साफ तौर पर उनके कहना था गरीब जो तबके के लोग हैं उन्हें किसी तरह की समस्या नहीं होना चाहिए, और खासतौर पे जो रेहड़ी पटरी पे रहने वाले लोग हैं, क्योंकि तमाम लोग बार बार मैं ये बात को कहती हूँ कि आसपास के जो जिले हैं, खासतौर पे राजधानी है, तो ऐसे में कई जो वहाँ पे लोग हैं वो आसपास के जिले से यहाँ पे नौकरी करने के लिए आते हैं। बेरोजगार जो लोग हैं वहाँ पे रोजगार ढूंढने के लिए जो श्रमिक वर्ग है वो कहीं ना कहीं आसपास सड़क के किनारे वो सोते बैठते थे। तो हालांकि सरकार ने ये व्यवस्था कर रखा है ताकि उनको रैन बसेरा बनाया जा सके, और 3 स्टेट्स में ये रैन बसेरा बनाया गया ताकि वहां पे वो बैठ सके, उनको खाने पीने की भी कोई दिक्कत ना हो। ऐसे कई एनजीओ भी सक्रिय किए गए और सक्रिय हैं भी अपने आप, जिसको सरकार खुद भी सहयोग करती है ताकि रैन बसेरों का जो मेंटेनेंस है वो पूरी तरीके से हो सके। अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो बिना भूखे वो सोए बिना, इसकी भी व्यवस्था की गई है। खास तौर पे मेट्रो स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, खासतौर पे पॉश एरिया और ट्रैफिक ज्यादा वहाँ पे पब्लिक ट्रैफिक देखने को मिलती है, वहां पे अलाव की व्यवस्था पारुल की गई है ताकि आसपास के लोग जो हैं जो छूटते हैं घर के लिए, तो शाम के समय में आप जब निकलेंगे लखनऊ में तो साफ तौर पे आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से अलाव जला के आसपास के लोग बैठे रहते हैं एक ग्रुप बना के। तो ये भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के और खासतौर पे लखनऊ के जो नगर निगम प्रशासन है उसके काफी ध्यान रखा। सिर्फ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में नहीं बल्कि उन तमाम जो 17 नगर निगम जो है वहां पे इसकी व्यवस्था की गई है ताकि जो
राहगीर है उनको किसी तरीके का समस्या ना हो। फिलहाल जो हॉस्पिटल में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक है, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनके पास ये विभाग है, वो खुद भी इसको लेकर सक्रिय रहते हैं, जो भी हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं। जहां तक मेरी जानकारी में उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये बात कही भी है कि हमारे जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके लिए वार्ड बनाई जाए, क्योंकि खासतौर पे देखा जाता है कि हार्ट के जो पेशेंट है पारू, उनकी काफी संख्या बढ़ जाती है, ब्लड ब्लॉकेज की संख्या बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रेशन की समस्या बढ़ जाती है। तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं वो डॉक्टरों को सचेत कर रहे हैं, तमाम सीएमओ लेवल से बातचीत कर रहे हैं, ताकि जो गरीब वर्ग के लोग हैं, कोई भी मरीजों का अगर मैं इसमें बात करूं तो, क्योंकि बीमारी तो किसी एक का नहीं होता, बीमारी तो हर किसी को होती है, तो ठंड में जो समस्या सबसे ज्यादा होती है उसको लेके कैसे बचा जा सके, वहां पे भी अलाव और गर्म हीटर की व्यवस्था कीजिए अस्पतालों में, ताकि किसी तरह की किसी को दिक्कत ना हो। फिलहाल उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग की अगर मैं बात करूं तो लगातार परिवहन विभागों के लोगों से बात करेंगे तो उनका साफ तौर पे कहना है, क्योंकि दुर्घटनाएं जो है देखा जाता है काफी रेशियो बढ़ जाता है जब ठंड का मौसम आता है, क्योंकि विजिबिलिटी एक सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण समस्या होती है। विजिबिलिटी को लेकर तमाम ड्राइवर्स और कंडक्टर से जब बात करेंगे तो उनका साफ तौर पे कहना होता है एक्सीडेंट होता है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि 1 घंटे भले देरी से हम अपने मंजिल पे पहुंचे, लेकिन हम उन दुर्घटनाओं से बच जाएं, ताकि हमें किसी तरह की कोई हमारे यात्रियों को दिक्कत ना हो। तो विजिबिलिटी की समस्या भी साफ तौर पे देखा जाता है, कई फ्लाइटें भी रद्द हो जा रही हैं, जिसको लेकर ये बात सामने आई है। और इसमें भी जो कारण बताया जा रहा है, विजिबिलिटी की समस्या बताया जा रहा है, जिसपे आपत्ति कई लोग जाहिर भी नहीं कर रहे, क्योंकि ऐसा मौसम है। ट्रेनों की भी समस्या कई हो रही है कि अगर 4 बजे का ट्रेन है तो वो 8 बजे मिल रहा है, लेकिन फिलहाल यात्री भी कुछ समझदार है, जिससे मैंने ऑफ कैमरे भी बात किया तो उनका साफ तौर पे कहना है कि हम चाहते हैं कि हम अच्छे से आए तो अच्छे से अपने घर पहुंच जाए, भले थोड़ी देर हो जाए। तो सबसे बड़ी बात है कि कोहरे का मौसम है, कोहरे के मौसम में होना भी चाहिए जागरूकता और थोड़ी समझदारी ही आपकी जान को बचा सकती है। फिर चाहे हम हेल्थ को लेकर बात करें या फिर आपने व्हीकल्स या ट्रांसपोर्टेशन की बात की। मैं लौट रही हूँ, आइए उमरिया लिए चलते हैं। उमरिया से मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये एरिया अमूमन कहा जाए उमरिया तो कृषि पर ही ज़्यादातर यहाँ की पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, बाकी अगर मैं गलत हूँ तो करेक्ट कीजिएगा। अर्बन आधारित आय, कोयला वगैरह, खदान, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन आइए वापस उसी जगह पे कि हम मौसम को लेकर चर्चा कर रहे थे, सारी चीज़ें इफेक्ट होंगी। जो तापमान बताया जा रहा है रात को 9 से 11 के आसपास डिग्री सेल्सियस जा रहा है, कोहरा भी है, ठंड भी है, फसलें भी यहाँ प्रभावित हो रही हैं। दीपक, जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल पारुल, ठंड की अगर बात करें तो सुबह इतना ज्यादा कोहरा रहता है कि यहाँ जब छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जाने के लिए निकलते हैं तो वो कांपते हुए स्कूल जाते हैं, जो कि हमने कई बार चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाया भी है। और रही बात स्वास्थ्य की, तो बच्चों के साथ साथ में बुजुर्गों को इस ठंड को लेकर के काफी ज्यादा उनके स्वास्थ्य पे असर भी पड़ रहा है। अस्पतालों में अगर देखें तो ठंड की वजह से कई लोगों को उल्टी और दस्त जैसी भी शिकायतें अब आने लगी हैं। मौसम का अगर यही देखें तो अभी धूप बहुत तेज लग रही है, लेकिन तेज धूप के साथ साथ यहाँ पे सर्द हवाएं भी चल रही हैं। जो अभी यहाँ पे मैं खड़ा हूं तो मुझे यहाँ पे ठंड भी काफी ज्यादा महसूस हो रही है। रही बात अभी हाल में अभी परसों की जो एक बात जो जानकारी आई है कि खेत में एक किसान अपने खेत में काम कर रहे थे और ठंड का मौसम था, सुबह का वक्त था, उस बीच वो काम कर रहे थे और शाम जैसे घर वो पहुंचते हैं वो काफी ज्यादा अकड़ जाते हैं ठंड के कारण, जिन्हें उन्हें अस्पताल लाया जाता है और डॉक्टर उन्हें ठंड की वजह से मृत्यु घोषित कर देते हैं। जी बिल्कुल, इस बार जैसा महसूस किया जा रहा है कि ठंड सामान्य से ज़्यादा और सबसे ज़्यादा वो लोगों के लिए बहुत कठिनाई है। कठिनाई क्या, आप सोच लीजिए कि उनकी जीवन से लड़ाई हो जाती है जब खुले आसमान के नीचे उनको गुजर बसर करना होता है। खासतौर पर मैं दिहाड़ी मजदूरों की भी बात करूं या कुछ वैसे लोग जो आपके राज्यों से, आपके शहरों से पलायन करके कहीं और जाते हैं तो वो अपना खुद का टेंट लगा लेते हैं, झुग्गी बना लेते हैं, तो उनके लिए तो बहुत आफतें हो जाती है, जिसके लिए रैन बसेरा का भी जिक्र जया कर रही थी। व्यवस्थाएं प्रशासन की लोगों के लिए क्या है सोमनाथ? जी देखिए, बता दें कि लगातार प्रशासन के द्वारा दावे किए जाते हैं, नगर निगम द्वारा भी कहा जाता है कि रैन बसेरा में हमने व्यापक इंतजाम कर दिए गए हैं, अलाव की व्यवस्था व्यापक किए जा रहे हैं। लेकिन जो अलाव भेजे जा रही, जो लकड़ियां भेजी जाती है, सिर्फ VIP स्तर पर जा रहे हैं। जिन जो पार्षद नगर निगम के 79 वार्ड के पार्षद है उनके पास भेज दी जाती है। अब उनके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, किसको देना है किसको नहीं देना है।
तो ज्यादातर देखा जाता है व्यवस्थाओं में वीआईपी लोगों को पास ज्यादा लकड़ियां पहुंच रही है, और जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जहाँ सड़क, फुटपाथ पर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, वहाँ पे व्यापक रूप से लकड़ियां नहीं पहुंच रही है। और रैन बसेरे की व्यवस्था की बात की जाए तो रैन बसेरे में इतने बिस्तर नहीं है कि जितने लोग ज्यादा से ज्यादा आ सके। कम संख्या में बिस्तर होने की वजह से लोगों को दिक्कतें होती है, जिसकी वजह से वो वापस अपने फुटपाथ में ही सोने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि जितना आराम उनको वहां नजर आता है उतना रैन बसेरा में व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती है। तो इस वजह से दिक्कतें का सामना करना पड़ता है सभी को। तो जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि लगातार गरीबों के लिए सबसे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज भी अगर जिला अस्पताल में बात की जाए तो जिला अस्पताल में भी इस तरह की दिक्कतें काफी लोगों से आ रही है। बाहर से लोग आ रहे हैं अपने परिजनों को इलाज कराने, लेकिन जो परिजन रह रहे हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। सरकार, इनके जहन में लोगों की जान की कीमत इतनी तो होनी चाहिए कि व्यवस्थाएं अपनी की जाए। आप लकड़ियों की बात कर रहे थे, अब तो गैस युक्त वाले हीटर भी है, तापमान को ठीक करने के लिए, रूम टेम्परेचर आपका हीट करने के लिए। तो व्यवस्थाएं करने पर आए तो लकड़ियों की भी आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन व्यवस्थाएं करने की नीयत होनी चाहिए, जो आप बता रहे हैं कि वैसा दिख नहीं रहा है। लौटूंगी आपके पास, यही सवाल मेरा दिव्या आपसे होगा। रैन बसेरों से लेकर जो प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, क्या उसमें देख रही हैं ठीक है सब? पारुल, अगर व्यवस्थाएं की बात करें तो देखिए, जितने लोग बेसहारा आपको सड़क पर दिखाई देते हैं, ठंड में कपकपाते नजर आते हैं, उतनी व्यवस्था तो नहीं की गई है। हालांकि जब मुख्यमंत्री ने दौरा किया, निरीक्षण किया, तब तक जो है नगर निगम द्वारा कई सारी व्यवस्थाओं को ठीक कर लिया गया। लेकिन अगर आप जाके देखें तो जो लोग जितने बेसहारा हैं उतनी व्यवस्थाएं नहीं, और यही कारण है कि जेपी अस्पताल के बाहर राजधानी में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है ठंड से कपकपाते हुए। तो ये काफी कहीं ना कहीं प्रशासन के व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है कि आज की तारीख में भी ऐसी मौतें हमारे यहाँ हो रही हैं कि लोग व्यवस्था के कारण ना होने के कारण मर रहे हैं। हेमा, आप क्या बताएंगे, क्या व्यवस्थाएं हैं? और साथ ही जब कई जगहों पर हमने देखिए, भोपाल और इंदौर की अगर मैं बात कर रही हूँ मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर तो हमने बेगर्स फ्री सिटीज की भी बात सुनी थी, लेकिन कई जगहों पर कपकपाती ठंड में भी उन्हीं लोगों को बगैर कपड़े, बगैर चप्पल के हम देखते हैं, तो वाकई दुख होता है। क्या ऐसी चीजें आप छत्तीसगढ़ में भी ऑब्जर्व करती हैं? और साथ ही व्यवस्थाएं जो प्रशासन की मैं बात कर रही हूँ उसके बारे में भी बताइएगा। जी जी बिल्कुल। राजधानी रायपुर में अगर रैन बसेरों की बात करूं तो फिलहाल अभी जो रैन बसेरे हैं उनमें कुछ जगहों पर ताले लटके हुए मिले हैं। जैसा कि रिपोर्ट्स के मुताबिक मैं बता दूं कि अभी जो लोग हैं वो अभी भी फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर है। साथ ही कुछ जगहों पर अभी नगर निगम ने अलाव की व्यवस्था कर रखी है। राजधानी रायपुर सहित आउटर के इलाकों में भी जगह जगह नगर निगम ने अलाव की व्यवस्था की है। साथ ही साथ अगर मैं स्वास्थ्य विभाग की बात करूं तो स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया, क्योंकि अभी इस समय में जो अम्बेडकर अस्पताल है, एम्स और जिला अस्पताल है, इसमें जो मौसमी बीमारियों के जो मरीज है वो पहुंच रहे हैं लगातार। और ठीक है, मैं सेंटेंस कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, रब रहने दीजिए। जया और उमरिया में अगर बात करूं, दीपक, दोनों अपनी बहुत कम शब्दों में बात कीजिएगा। ठीक है, जया क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हम जब व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो नाकाफी दिखाई देती है, और इतना बड़ा स्टेट है, बजट भी अच्छा खासा है स्टेट का, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी तस्वीरें यहाँ पर भी आई जाती हैं। जया, देखिए, बहुत कम शब्दों में कहूँ पारुल, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि ठंड के मौसम में रैन बसेरे तो ठीक है, लेकिन अस्थायी टेंट का निर्माण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी भी लोगों को देखा जाता है कि बहुत लोग मजबूर होते हैं, और बहुत मजबूरी के तहत देखती हूँ कि वो सड़क किनारे अभी भी लेटे हुए या सोए हुए सुबह नजर आ ही जाते हैं। तो ऐसे में इस चीज का भी औचक निरीक्षण करना बहुत जरूरी है कि जो रोड किनारे सोए किस वजह से सोए हैं। तो ऐसे में प्रशासन की थोड़ी लापरवाही है कि जो निरीक्षण करना चाहिए, मुझे लगता है कि वहां पे थोड़ा सा वहां पे सक्रियता दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन लोगों को भी उस तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग इससे अनजान होते हैं, क्योंकि अखबार, टीवी, मोबाइल देखना लोगों की जिंदगी इम्पोर्टेंट है, और इस बात को प्रशासन समझे। नागरिकों की जिंदगी को बचाना, उन्हें स्वस्थ जीवन कैसे मिले, उन्हें स्वस्थ या फिर इलाज की मैं बात करूं, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी मिले, ये तमाम जिम्मेदारियां सिस्टम की होती हैं। आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप खुद जा सकते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए व्यवस्था करनी होती है, लेकिन न जाने क्यों प्रशासनिक अधिकारी किस चीज में रहते हैं। आप जरा खुद तो निकल कर देखिए, जिस तरीके से आप जिन लोगों को देख रही हैं, तो अगर ये सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, इनको एक दिन निकलने के लिए बोल दिया जाए कि बगैर चप्पल, बगैर कपड़े आप खुले आसमान के नीचे सोकर दिखाइए, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। आप अपनी चीजों को तो देखते हैं, लेकिन सामने जो है उनकी, और जिम्मेदारी आपकी है, वो करना नहीं है।
तो यही तो विडंबना है। खैर एनीवेज, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस कड़कड़ाती ठंड में ऐसी तस्वीरें भी सामने आ जाती हैं जो दुख देती हैं, तकलीफ देती हैं। रैन बसेरों का प्रावधान है, व्यवस्थाएं हैं, टेंट लगाने की व्यवस्थाएं हैं, वहां उन्हें सुविधाएं देने की व्यवस्थाएं हो सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी कई लोगों को आप खुले आसमान के नीचे गुजारा करते हुए देखते हैं, वो भी ऐसी कड़कड़ाती ठंड में। और जबलपुर की हम बात करूं तो सोमनाथ तो बता रहे थे कि लोगों का तो ये मानना है कि सच तो हम ठीक है रोड पे ही पड़े रहे वो बेहतर है, क्योंकि रैन बसेरों में वो व्यवस्थाएं नहीं है तो क्या करेंगे जाके। और उसके साथ ही जब मौसम की आप बात करते हैं तो आइए थोड़ा सा सेहत के बारे में भी हम समझें। हाँ, बच्चों को धूप में जाने दीजिए, विटामिन डी का सोर्स धूप ही होता है हमारे पास, खुले में घूमने दीजिए, खेलने दीजिए, लेकिन बाद में जब जैसे ही टेम्परेचर डाउन हो तो उसके बाद गर्म कपड़े पहनाकर अच्छे से उन्हें आप या तो अपने घर पर ही रखिए, बेहतर है। और कहीं बाहर जा रहे हैं तो बहुत अच्छे से कवर करके लेकर जाइए, कोशिश कीजिए बाहर ना जाए, क्योंकि मौसम इस वक्त ऐसा है कि कड़कड़ाती ठंड में आप बीमार पड़ सकते हैं। सेहत का ख्याल रखिए, अच्छा खाना खाइए, गर्म चीज़ों का सेवन कीजिए और अपना बहुत अच्छे से अपने घर में अपने बुजुर्गों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। फिलहाल ठंड में बचने का यही कारण है। और हाँ, पर्यावरण का ध्यान रखिए, क्योंकि आने वाले समय में इससे भी ज्यादा ठंड पड़ सकती है और गर्मी में हो सकता है कि स्किन जल भी जाए, क्योंकि इस वक्त जो हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर लगातार बिगड़ता जा रहा है। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्ते।